नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में जो पूरे हफ्ते का लेखा जोखा और अगले हफ्ते के ट्रिगर्स पे होता है। तो लास्ट वीक मार्केट में काफ़ी कुछ हुआ और ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी जो शायद मार्केट को बड़ा परेशान कर रही थी। अब आप देखिए वीकली मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था। निफ्टी हाईज पे गया लेकिन वहाँ पे रुक गया। 0.8% का केवल गेन आया है क्योंकि एक नया सिस्टम आया जिसको बोलते हैं CAS, और उसने क्लोजिंग बेसिस पे बहुत उठापटक करी। शुरू के दो तीन तीन दिन तो बहुत दिक्कत हुई। मंडे ट्यूसडे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि सारा एक्शन अब 3:30 बजे के बाद ही होगा क्या। तो वो सारा कुछ हुआ लेकिन मार्केट ने बहुत मिनिमल गेन के साथ सस्टेन करने की कोशिश की। हालांकि माइक्रो कैप में एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ FII का बिहेवियर और ही ज्यादा इरेटिक था। कभी खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी थोड़ा सा खरीद लिया, कभी ज्यादा बड़े बेच दिया। और एग्जैक्टली सेम बिहेवियर DIS का भी था। तो वहां पे भी शायद कंफ्यूजन या रुख समझ में नहीं आ रहा था। तो ये भी डेटा अंडरस्टैंड करना चाहिए। और आप पूरा इस हिसाब से देखेंगे कि अगस्त की शुरुआत कैसी, तो अभी तक के हिसाब से 2800 करोड़ की बाइंग FII की, और DI तो हमेशा की तरह बाई करके ही चल रहा है। लेकिन इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ट्रेंड इसमें समझ में आ रहा है कि शायद अब उनकी सेलिंग उतनी नहीं रह गई जितनी जून तक हो रही थी। कंटिन्यूसली अगर आप देखिए तो कम होते होते आई है मार्च के बाद से, और अभी अगस्त का महीना चलना शुरू हुआ है। तो ऐसे में तीन सवाल मेरे मन में होते हैं कि क्या एक नई रैली के होराइजन में हम हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बुल्स ने ग्रिप नहीं छोड़ा अपना। वो 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे थे, लेकिन आगे उनके मन में डर है, संकोच है, क्या है, इस पर बात होगी। और दूसरा जो नया CA सिस्टम आया है क्लोजिंग का, ये अच्छा है बुरा है, इससे क्या फायदा होने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी। क्योंकि पूरे वीक ट्रेडर्स लोग जो थे वो बड़ी तकलीफ में थे क्योंकि इंट्राडे को समझ में नहीं आ रहा था। ऑप्शन प्रीमियम में इतना डिस्टॉर्शन था कि जिस दिन एक्सपायरी उस दिन भी प्रीमियम गिर नहीं रहा था, जीरो नहीं हो रहा। तो इस सिस्टम का क्या फायदा, क्या नुकसान है। और तीसरा सवाल है कि फेड की हिंट क्या है, क्या सितंबर में रेट हाइक हो सकता है क्या। तो इसमें ये सवाल मैंने इसलिए डाला क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वीक फेड की तरफ से, केविन वॉश की तरफ से कुछ इशारे आए थे और बॉन्ड यील्ड ने बहुत तेजी से उसमें रिएक्ट किया था, ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन अभी भी बॉन्ड यील्ड इशारा ये कर रही है कि शायद कुछ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर है या जो भी चीजें हैं उससे समझना जरूरी है। और हफ्ते के दौरान अपनी क्रेडिट पॉलिसी भी आई RBI की, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये तीन सवाल पूछने के लिए सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये नमस्कार। तीनों बड़े ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में चल रहे हैं इस समय कि ये CA सिस्टम पे तो पूरे हफ्ते बातचीत होती रही। फिर मार्केट को लेके समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊपर जाने को तैयार है कि नीचे जाने को तैयार है। क्योंकि जब हम लोग वो देखते थे हीट मैप, तो हीट मैप में बेयर स्टोन है लेकिन इंडेक्स टिका हुआ है। तो तीनों पहली बताइए सर, कहाँ से शुरू की जाए। मैं पहले कैश को समझ लेते हैं, क्योंकि हम्म। ये रैली की बात और फेड की बात थोड़ी मिलती जुलती है ना, क्योंकि एफआईएस यस। का बिहेवियर फेड के बिहेवियर से आता है, तो उसको दोनों साथ में ले लेते हैं। तो पहले ये कैश का, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें जानकारी नहीं होगी, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं है। तो फर्स्ट इज दैट ये अगस्त 3 से उन्होंने अनाउंस किया कि F&O एनिमल स्टॉक्स जो 200 के करीब है, उनमें क्लोजिंग प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म बदला है। तो ये नया मैकेनिज्म क्या है कि ऑल बाय एंड सेल ऑर्डर को एक सिंगल ऑर्डर बुक में एक प्राइस ढूंढने की कोशिश, ये है चीज। ओके, तो अभी देखें तो इसमें अगले स्लाइड में, और एक बात बताऊं मैं यहां पर कि इंटरनेशनली यही सिस्टम है। इंडिया अलग थी, तो इंडिया बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल मार्केट्स में ये इक्विलिब्रियम प्राइस का सिस्टम चल रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि पुराना सिस्टम क्या था, उसको VWAP कहा जाता था, में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो लास्ट फ्यू मिनट्स 30 मिनट्स की बात करते हैं। 3:30 को मार्केट बंद होता था, तो 3 to 3:30 की बात है। तो वो ऑर्डर्स इंडिविजुअली जो भी उसमें प्राइस पे दे रहा है उसको वेटेड एवरेज करेगी। अब क्या है उसमें वेटेड एवरेज की, मैंने 1 लाख करोड़ HDFC बैंक बेचा एक प्राइस पे, 10,000 शेयर किसी ने खरीदा एट ए कंप्लीटली डिफरेंट प्राइस, बट उसका कोई मायना ही नहीं है, बिकॉज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। तो एक बल्क डील आके प्राइस को डिटरमिन कर सकती है।
क्लोजिंग प्राइस को, और पूरे दिन में क्या हुआ उसका कुछ अता पता नहीं है, लास्ट ट्रेडिंग से उसका फुल डे का चरित्र। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड के लिए और इंडेक्स फंड के लिए है। तो म्यूचुअल फंड के लिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उनका बेंचमार्क वो होता है, और बेंचमार्क में वो दिन भर में क्या करे, वो फाइनली जो फाइनल डे प्राइस में जो बल्क ऑर्डर आके करता है, अगर उसके हिसाब से उन्होंने नहीं किया तो उसका अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है। करेक्ट। वो थोड़ी ट्राई करती है, दिन में उनको लगा अच्छा प्राइस है, फिर शाम को किसी ने एक बल्क डील डालकर पूरा स्टोरी को खत्म कर दिया और मैं अंडर परफॉर्म करा। वो सेकंड, इंडेक्स फंड को लास्ट हाफ एन आवर में ही उसको ट्रैकिंग एरर कम करवाना है, तो लास्ट हाफ में ट्रेड कर सकता है। तो यहां भी आके एक बल्क ट्रेड ने उसका पूरा, तो ये एक दो इनएफिशिएंसीज थी सिस्टम में। उसके अलावा तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा एफआईआई जाके बल्क डील करके पूरे मार्केट को हिला सकता है, और अगर वो डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडर है तो खेल खेल सकता है टेक्निकली। करेक्ट। तो क्या है कि न्यू सिस्टम क्या करती है कि 328 की क्लोज जो होती है 320 330, उसके बाद सभी ऑर्डर्स को कलेक्ट करती है, और क्या करता है, एक ऑक्शन होता है, इसमें बिड करते हो आप, उस बिड के बेसिस पे, सो द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो एक ऑक्शन वाला बिड, आप बताइए भैया अभी खरीदोगे तो क्या खरीदोगे, बेचोगे क्या बेचोगे करके, एक प्राइस करके, तो दैट आर्टिफिशियल स्पाइक्स नहीं होती है, एंड लास्ट आवर ऑफ हाफ एन आवर ऑफ ट्रेडिंग इज इररिलेवेंट। 315 को अभी बंद करते हैं, उसके बाद जो भी करे उसको आपका प्राइस विल गेट टू नो ओनली व्हेन दे सेट द प्राइस। तो ये एक सिस्टम है जहां पर बाय टेकिंग द ऑक्शन रूट, ऑलवेज ऑक्शन को कंसिडर करते हैं कि फेयर मार्केट प्राइस डिस्कवरी होता है। रियल में भी देखें, आर्ट के फील्ड में ले लो, लैंड के डील्स में ले लो, सबको ऑक्शन सिस्टम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें गेमिंग कम हो सकता है, ऑक्शन में हो सकता है। तो ये सोच अच्छी है, और बेनिफिट है कि कोई एग्रेसिव ऑर्डर्स लास्ट मिनट के करके स्क्यू नहीं कर सकता है क्लोजिंग प्राइस, जो इसको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब आगे देखें तो इसकी इश्यूज क्या है। तो इश्यूज है कि वही डर गए लोग पार्टिसिपेट करने के लिए बिना समझ के डर गए, तो थिन लिक्विडिटी थिन था, तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर मैचिंग के बगैर, राइट, फाइनल ऑप्शन प्राइस एक प्रीमियम और डिस्काउंट टू एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू हो रहा था, राइट। और इसकी खास क्या थी कि बीएसई और एनएसई में फर्क होने लगा 2-3 दिन में देखे तो उसका एक एग्जांपल, मैं एक दिन का एग्जांपल लेके बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मगर इसके अलावा इशू हुई एक फंड कैटेगरी के लिए, वो है अगले स्लाइड में, आर्बिट्राज फंड। क्योंकि क्या है, अभी भी एक डिस्कनेक्ट है, कैश के अंदर एक प्राइस 330 को डिसाइड होता है, मगर फ्यूचर्स प्राइस 340 तक चलती है, और उधर वैप चलता है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम चलने के कारण तो टाइमिंग एंड मेथोडोलॉजी दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो एंड ऑफ डे स्प्रेड। तो आर्बिट्रेज फंड का क्या हो गया, सडनली एनएवी स्पाइक अननेचुरली। तो लोग क्या, कि हमारे बंदे भी क्या करते हैं, अरे एक दिन का रिटर्न देगा, पैसा और भी डाल दिया उसमें तो आर्बिट्रेज की तो वाट लग गई, सडनली फैंटास्टिक रिटर्न्स। और इसका मगर असलियत क्या है, अगले स्लाइड में बताता हूं कि ये अल्टीमेटली स्मूथ आउट होगी ना, बिकॉज क्लोजिंग ऑक्शन में वॉलेटिलिटी विल गेट स्मूथ आउट। फर्स्ट इश्यू की बात कर रहा हूं, लिक्विडिटी की बात थी, बट वो स्मूथ आउट होगी बिकॉज जैसे लोग समझेंगे इसका होगा। मगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली कैश सेटल्स एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस, एनी गैप वैनिशेस एट एक्सपायरी। तो डेरिवेटिव का भी लिया, द प्रॉब्लम इज दिस, एनएवी वॉलेटिलिटी अप टू वॉलेटिलिटी अप टू एक्सपायरी डेट ही है, ऑन एक्सपायरी डेट ये सब वैनिश हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस दोनों गायब हो जाएंगे। तो गलत क्या हो गया, लोग उसके रिटर्न्स को देकर पैसा डालेंगे तो नुकसान होगा उनको, बिकॉज दैट विल गो बैक टू द अर्लियर प्राइस ना। यस। तो आर्बिट्राज में बहुत झंझट हो गई इसके कारण। तो अगले स्लाइड में मैंने बताया कि प्रैक्टिस में क्या होगा, इन्वेस्टर को रियलाइज टोटल रिटर्न विल नॉट गेट अफेक्टेड एट ऑल, क्योंकि इट विल फेड अवे क्लोजर टू एक्सपायरी। फंड का एक्सपेंस अभी भी ग्रॉस रोल स्प्रेड माइनस एक्सपेंसिव होगा। तो जो भी महीने 2 महीने के लिए निवेश कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रिटर्न विल बी द सेम।
और एनएवी ट्रैजेक्टरी क्या होगा स्मूथ लाइन के बगैर, जैसे एक ऑप्शन का डीके होता है ना, तो एक एनएवी उधर नॉर्मल आर्बिट्रेज फंड में देखे वो डीके होता है, फिर रोल ओवर होता है, डीके होता है। अभी क्या हो गया, डेली जिगजैग हो रहा है इसके कारण। तो क्या है कि आर्बिट्रेज फंड कौन इस्तेमाल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज, वो इक्विटी टैक्सेशन के कारण लिक्विड या सेविंग्स बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में रखने के बगैर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इधर पार करते हैं। मगर अगर उनकी ये वॉलेटिलिटी ऐसे रही तो वो डर जाएंगे ना, बिकॉज दे डोंट वांट वॉलेटिलिटी, दे वांट एन अश्योर्ड टैक्स एफिशिएंट रिटर्न, व्हिच इज व्हाट इज। सो ये सिचुएशन अनलेस द लिक्विडिटी कम्स, और लोगों ने क्या पूछा है सेबी से, आई थिंक अगले स्लाइड में है कि आप इसको नॉर्मलाइज कर दो। नहीं सॉरी, वो नहीं है, मैंने नहीं डाला। तो लोगों ने, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जाके सेबी से बोला कि भैया ये इसका वीवैप पे चलते हुए, उसका इक्विलिब्रियम ऑक्शन प्राइस पे चलते हुए मत रखो, दोनों को अलाइन कर दो करके पूछा है। अभी तक सेबी का जवाब नहीं आया है, बट होपफुली वो हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि आर्बिट्राज में ये वॉलेटिलिटी रहेगी और ऐसा कैटेगरी इट विल लूज इट्स फेवर बिकॉज द पीपल डोंट वांट वॉलेटिलिटी, वो गो इनटू आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में अल्टीमेटली क्या है, मार्केट में जो लेंडिंग रेट चल रहा है वो आपको मिलेगा, बट इन एन इक्विटी टैक्स एफिशिएंट मैनर। एंटायर कैटेगरी हैज बिकम अ पार्किंग लॉट, कार पार्किंग लॉट की तरह फंड पार्किंग लॉट है, टेम्पररी सरप्लस हो गया। मगर अब क्या होगा कि किसी का एक हफ्ते का सरप्लस है, मगर वो एक हफ्ते के अंदर अगर वो एक्सपायरी डेट नहीं आ रहा है तो डिस्टॉर्टेड एनएवी, उसको प्रॉफिट या लॉस बहुत होती है। और ये अनसर्टेनिटी किसी भी इंस्टीट्यूशनल या एचएनआई इन्वेस्टर को पसंद नहीं होता। तो ये उस फंड कैटेगरी के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग है, मगर देखते हैं, लेट्स सी उसे भी उसके बारे में कुछ करता है। अब वो स्पेसिफिक मैंने सेंसेक्स निफ्टी की बात की, वो एक दिन हुआ था 6 तारीख को। उस दिन सेंसेक्स 47 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था, पर निफ्टी फ्लैट थी। हाँ करेक्ट। अभी क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा लार्ज का फंड है, मेरा सेंसेक्स बेंचमार्क है, दूसरा का लार्ज का फंड मेरा निफ्टी बेंचमार्क है। तो एक फंड आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसने सेम स्टॉक खरीदे, ठीक है, दूसरा का अंडर परफॉर्म दिखाएगा, ये हो सकता है ना। तो ये भी दिक्कत है। और इसका क्या हुआ, बिकॉज देखिए ओल्ड फ्रेमवर्क में सेंसेक्स और दोनों की शेयर ट्रेडेड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द फाइनल हाफ एन आवर, दैट इज 3 to 3:30। और इंडेक्स के आर्बिट्राजेस जो होते हैं, जो बाय सेल करते हैं, जो बाय का डी कोट करते हैं, डेट का भी कोट करते हैं और आर्बिट्राज में खेलते हैं, वो कंटिन्यूअसली bought and sold the basket futures and the stocks to eliminate disparity. This is a natural market mechanism to smoothen. ये था पुराना फ्रेमवर्क। बट अब क्या हो गया, वो 30 मिनट एवरेजिंग का बफर लोकलाइज ब्लॉक ट्रेड्स में ऑब्जर्व हो गया। तो नहीं 315 क्लोज के, ensuring that the final percentage change drifted apart। ये पुरानी बात भी मैं कर रहा हूँ, राइट। तो एक्चुअली इतना ज्यादा फर्क सेंसेक्स और निफ्टी में नहीं आता था, बिकॉज कोई एक परफॉर्मेंस, जैसे अर्निंग्स रिजल्ट आई लास्ट हाफ एन आवर में, ऐसा कुछ आके कुछ स्पेशली डिस्टॉर्ट हुआ तो बात अलग है, बट एज अ नॉर्मल कोर्स ऐसा नहीं होता था। बट अब नए सिस्टम में, नेक्स्ट स्लाइड में, क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम में एफ&ओ स्टॉक्स के लिए क्या होता है, 315 को हॉल्ट होता है, फिर ऑर्डर्स को पूल करते हैं वो 320 to 330 और एक सिंगल प्राइस सेटल करके 330-335। तो ये प्री कैश प्राइस 315 कंपेयरिंग टू फाइनल पोस्ट कैश सेटलमेंट 335, वो दिखाता है कि क्यों ये लेट इंस्टेंट ऑर्डर मैचिंग क्रिएटेड द डाइवर्जेंस। वो अगले स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो उस दिन मार्केट को क्या बढ़ाया था, आरआईएल, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, राइट। अब क्या है कि वहां पर ये तीनों का लास्ट 20 मिनट विंडो में मैचिंग सेंसेक्स को हाई, इंट्राडे हाई को लेके चली लिखी गई। पर ये 3 स्टॉक निफ्टी में भी है, मगर उनका वेटेज कम है, बिकॉज उधर 30 स्टॉक का इंडेक्स है, या 50 स्टॉक का इंडेक्स है। तो रिलेटिव वेटेज ये 3 स्टॉक का उधर ऊपर है, तो उसकी निफ्टी में क्या हुआ, वो 3 स्टॉक की बढ़त से निफ्टी को फायदा हुआ, मगर उनकी जो अदर स्टॉक्स जो सेंसेक्स में ना शामिल है या लो कंसंट्रेशन में है, जैसे पावर ग्रिड, टीसीएस, टाटा स्टील, इनके गिरावट हुई और निफ्टी को नीचे खींचा दिया। So this is what happened because of cash. ये ओल्ड रेजिम में नहीं होता, राइट। तो ये है थी डिस्टॉर्शन। बट
आगे जाके आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है सेबी से फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जो 6th के बाद जो 7th का था, मैंने देखा कि yesterday, that is 7th, right? तो yesterday को निफ्टी सेंसेक्स was down 58 basis points, निफ्टी was down 27 basis points. तो अभी नैरो हुआ है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक में ये सेटल हो जाना चाहिए. मगर ओवरऑल आपके क्वेश्चन का आंसर है कि कैश इज अ गुड सिस्टम, मगर फॉरवर्ड मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट में भी कैश की तरह कुछ सिस्टम लाया जाए ताकि वो डिस्टॉर्शन चली जाए. और तीसरी है थोड़ी बहुत एक से इसमें क्या होता है ना, इसके कारण वो ब्रोकर्स की वॉल्यूम्स कम हो जाएगी. आर्बिट्राजेस काम में चल रहे थे ना, तो वॉल्यूम्स कम होगी, तो इसके कारण शायद को देखेंगे तो आई थिंक जीरोधा ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है. तो ब्रोकर्स की वॉल्यूम, बिकॉज अब वो इक्विलिब्रियम प्राइस आता तो लास्ट मिनट में आर्बिट्राजेस की उतनी जरूरत ही नहीं होगी, तो वो हो सकता है. तो इनको सबको एक्चुअली इसमें अभी पीआर काम जरूरी है, सभी की ओर से सबको बता के बैठ के समझाना चाहिए. तो वही है, वही तो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से अलाइन हो रहा है, ये वो ठीक है. सर अभी हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि लास्ट आवर में जो ये 3 बजे के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम, डर गए बेचारे, वो 3 बजे बाहर हो जाते हैं. आप लोग आपस में देखो. मेरे दोस्त में छोटे छोटे सवाल है. एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि सिस्टम गुड है, वर्ल्ड वाइड यही चलता है, और हमने देखा कि मंडे से वो वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम, फ्राइडे को तो बहुत ही कम थी, एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था वो. तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ. तो ये एक सवाल है कि क्या आगे जाते हुए नेक्स्ट वीक एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगा. दूसरा, उसमें एक क्वेश्चन कई एनालिस्ट से पूछे कि जो गैप 3% का आपने प्लस माइनस रखा है सीएस के दौरान, उसको कम करना चाहिए, तो विंडो कम रहेगी वोलेटिलिटी की, बाद में चाहे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. करेक्ट. वो सभी को पूछा ये, तो वो उनका डिसीजन पे है. मगर अगले हफ्ते भी मेरे ख्याल में क्या है कि अब देखिए ट्यूसडे और थर्सडे को प्रॉब्लम ज्यादा होगी, बिकॉज वो एक्सपायरी डेज क्योंकि ये अलग सेटलमेंट डेज है ना. तो ट्यूसडे और थर्सडे को शार्प डिफरेंस अभी भी होगा मेरे ख्याल में. एक सर मंथ एंड की में भी होगा जब स्टॉक्स आएंगे एक्सपायरी के लिए. हाँ करेक्ट, क्योंकि उसमें तो 200 स्टॉक्स हैं, वहां पर जो एक्सपायरी का आएगा, तो अभी वो एक टेस्ट बाकी है कि मंथ एंड वाली एक्सपायरी में कैसे सेटल होता है. तो ये मान के चलना चाहिए कि टीदरिंग प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये चीजें सेटल हो जाएंगी. हमको प्री ओपन याद आता है कि जब भयंकर वोलेटिलिटी होती थी, लेकिन वो बाद में खत्म हो गया. अब तो कोई ध्यान भी नहीं देता कि प्री ओपन क्या चल रहा है. करेक्ट. तो वही है, इट विल सेटल विद टाइम. बट अदरवाइज ये पॉजिटिव मूव है, क्योंकि नहीं तो बल्क डील वाले आके डिस्टॉर्ट कर सकते हैं. तो वो भी है. और अगर एक बल्क प्लेयर जो है दोनों तरफ खेल रहा है, कैश मार्केट में भी खेल रहा है और डेरिवेटिव्स में भी खेल रहा है, तो वो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा डिस्टॉर्ट कर सकता है. जैसे बैंक इंडेक्स में जेन स्ट्रीट का कुछ हुआ था ना. यस. 12 स्टॉक की इंडेक्स है, तो उसको हिलाना बहुत आसान है उसके लिए. तो उसको वही क्या, रिटेल को छपा दिया, लास्ट मिनट में आके डील करके छपा दिया. मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं, बट जेन स्ट्रीट का लिंकेज सीधे मुझे दिखता है कि के पीछे भी सेबी ने सोचा होगा कि क्या है, जेन स्ट्रीट बाकी के वर्ल्ड मार्केट में नहीं कर पा रहे, हमारे मार्केट में आके उन्होंने किया है. तो ये है, स्पेशली निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करें, 12 स्टॉक थी, अब थोड़ा 15 बढ़ा दिया लगता है ना, 14. राइट. मगर वो इतना कंसंट्रेटेड है अभी भी. मेरा मानना है कि बैंक इंडेक्स को आपको ब्रॉडन करना चाहिए. अभी भी एक इतना हेवीली ट्रेडेड इंडेक्स को इतने छोटी कम गिनती स्टॉक्स को रख के नहीं होना चाहिए. सर 2 स्टॉक के दम पर आप निफ्टी को भी कर सकते हैं. बैंक एक्स में 2 स्टॉक हैं सबसे बड़े, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई. तो बैंक एक्स तो हो ही सकता है, चूंकि उसका 35% उधर भी है, तो वो उधर भी इंपैक्ट डालता है. और उधर आपको रिलायंस को जोड़ देंगे तो बस खेल हो गया सर. दो चाहिए आपको. इवन मेरे ख्याल में परसों का ही बात, जिस दिन आप बात कर रिलायंस वाला, उस दिन अकेले दम पे रिलायंस ने शायद 59 पॉइंट्स ऐड किए थे निफ्टी में. अगर वो हटा देते तो नेगेटिव बंद होता निफ्टी. करेक्ट. तो एक स्टॉक का इतना वेटेज है कि वो कर सकता है खेल. और जब ये इंडेक्स इज अ बेंचमार्क फॉर पैसिव फंड्स and for so many large cap funds, you cannot afford, because fund performance के लिए फंड मैनेजर्स डर जाएंगे. अब वो भी मैंने डाला था, फिर निकाल दिया मैं पॉइंट.
फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मेरे मेरे बिरादरी वाले कम्युनिटी मुझके अगेंस्ट आ जाएंगे, क्योंकि क्या है कि वो सब 315 के पहले अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये झंझट में मत पड़ो करके वो अपना ऑप्शन पोजीशन सब जल्दी क्लोज कर रहे हैं, ताकि मगर उनके लिए इवन इफ दे क्लोज अर्ली उनका एक्चुअल प्राइस रियलाइजेशन अच्छा होता था, मगर फिर भी बेंचमार्क का कंपैरिजन एंड ऑफ डे में पता लगेगा ना। राइट। तो फंड मैनेजर का ऑलवेज टास्क होता है कि बेंचमार्क के साथ मेरे कंपैरिजन होती है। तो ये डेफिनेटली एएमसी भी सेबी के साथ बात करेगी एंड एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। मे बी कुछ मॉडिफिकेशन मंथ एंड के अंदर आना चाहिए, जो भी है अभी है, टाइम है मंथ एंड तक, मगर जैसे आप करें उस दिन 200 स्टॉक का हालत वो जो भी आएगा सर उसके बाद ही आएगा, वो मंथ एंड के एक्सपायरी में देखेंगे कैसा चलता है, फिर वो कुछ इस पे चेंज के बारे में अगर सोचेंगे तो करेंगे। करेक्ट, राइट। तो ये तो हो गई कैश सिस्टम की बात। अब हम लोग आते हैं जो ट्रिगर्स हैं मार्केट के। ट्रिगर्स है मार्केट। तो फर्स्ट मैं ट्रिगर्स देख लेता हूँ, फिर मार्केट के बाद डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्रूड का ये 5 दिन का यानी पिछले हफ्ते की बात है, कितना उतार चढ़ाव देखिए उसको। देखिए बिगिनिंग में हाई था, फिर कुछ न्यूज आई, फिर एक भयंकर यू शेप से वापस ऊपर चली गई। क्रीप कहते हैं इसको, प्राइस क्रीपिंग। तो क्या है कि ये अनसर्टेनिटी खास करके सभी देश को छोड़ दीजिए भैया, इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रोज की एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन दिस। हर सेक्टर कॉल लेना है, ये लेना है, स्टॉक के ऊपर कॉल लेना है, रिफाइनर कॉल लेना है। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए, डायरेक्शन के लिए बहुत, मैं क्या कहूँ, अनसर्टेनिटी। देखिए सेटल हो गया 85 पे तो मान के आगे बढ़ सकते हैं, मगर ऐसा होना शुरू 86 पे शुरू हुआ और फिर वापस गिरा आपको 78, फिर वापस बढ़ गई 82। तो इट इज नॉट अ मैनेजेबल सिचुएशन। मार्केट को वॉलेटिलिटी ये इंड्यूस करती है। तो ये चीज अभी भी ट्रम्प क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं इस वॉर के बारे में। मेरा एक जो, क्योंकि अभी पॉजिटिव खबरें भी फैल रही थी अमेरिका की तरफ से, और फिर मगर मेरा मानना है रियली स्पीकिंग कि उनको 60 डेज का टाइम मिला है अभी, वापस कांग्रेस से जाके अप्रूवल नहीं लेंगे। तो सितंबर 6 को ये शुरू किया ना, सॉरी जुलाई 6 को ये शुरू किया ये वॉर ना, अभी जो रिसेंट वाला। हाँ 28 फरवरी के बाद जो सीज फायर के बाद जुलाई 6 को उसने कांग्रेस को बताया कि वॉर वापस शुरू हो गई। और उसको अभी 60 डेज का टाइम है। तो सितंबर 6 तक मेरे ख्याल में ऐसे ही वॉलेटिलिटी रहेगी। जब नजदीक आएगी वापस कांग्रेस के पास जाके कहना है तो अब वो सीज फायर अनाउंस करके बोलेंगे वॉर खत्म। फिर वो सितंबर 6 टाइम होगा, फिर 15 सितंबर को वापस वॉर की डर शुरू करेगा, क्योंकि उसके इलेक्शन नजदीक आ रही है तो वॉर का माहौल कुछ बढ़ा के एक पॉपुलिज्म के लिए कुछ कर सकता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प है ना, इसके कारण ये हमारे ऊपर, देखिए अगर वो क्यूबा के ऊपर लड़ाई करता है, कुछ करता है, मेरे को कुछ फायदा नहीं, कुछ परवाही नहीं है। ये ईरान वॉर में हमारे लिए थप्पड़ भर रहा है। हम रास्ते में बैठे हैं, ये आके थप्पड़ मार के जाता है, वो आके थप्पड़ मार के जाता है, दोनों तरफ से थप्पड़ ही मिल रहे हैं हमारे लिए, राइट। तो ये मेरे लिए ब्रेंट का कोई एक स्टेबल आउटलुक जब तक नहीं आता है ना, मार्केट के लिए ये एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ वरी होता रहेगा। तो वो बात है। सेकंड ट्रिगर है डॉलर इंडेक्स। ये क्यों मैं डॉलर इंडेक्स में, देखिए बहुत दिनों से डॉलर इंडेक्स साफ 101 के ऊपर स्टेडी स्ट्रॉन्ग डॉलर की सिचुएशन थी। अब ये वीक डॉलर की सिचुएशन में आ गया। देखिए पूरे हफ्ते में 100 को छुआ नहीं, ये अच्छी ट्रिगर है। और लास्ट में देखो और भी गिरा थोड़ा क्या, तो ये अच्छी ट्रिगर है हमारे लिए, बिकॉज अल्टीमेटली इमर्जिंग मार्क एफआईआई फ्लोज के लिए वीकनिंग डॉलर एक रीजन है टू गो आउट ऑफ अमेरिका। तो मैं होप कर रहा हूं कि मार्केट के ट्रिगर के हिसाब से इसको ट्रैक कीजिए, ताकि ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट पूल में पैसा आएगा, इंडिया को थोड़ा बहुत मिलेगा। हम भी अपना लोटा लेके उधर वेट करेंगे ना, पानी का सप्लाई हमारे लिए कुछ लिक्विडिटी आएगा, ठीक है। ज्यादा जाएगा उधर ही, ताइवान में जाएगा, उधर जाएगा, और थोड़ा भी ट्रिकल हमारे लिए आ गया, क्योंकि हमने दिखाता हूँ वापस वो स्लाइड की एफआईएस भी अपना मन नहीं बना पा रहे इंडियन मार्केट के बारे में। यस यस यस, वो एफआई वाला जो वाले लेके आ रहे प्लेट, सब धीरे धीरे चलते हैं इसमें। ओके, पहले ये वाला देखिए।
देखिए वो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ब्रेंट क्रूड वॉलेटाइल है, एक तरफ डॉलर इंडेक्स भी वॉलेटाइल है अभी। तो क्या करें अभी? देखो ट्रिगर्स देखो उसको, 922 वीक के शुरुआत में, फिर 2500 करोड़ एक दिन बिफोर आरबीआई पॉलिसी डाल दिया, और जैसे ही आरबीआई पॉलिसी डोविश पॉज थी, पॉजिटिव थी, उस दिन बेचा उसने। तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं कि क्या कर रहा है? और उसके बाद ठंडा 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 18 करोड़ तो ना इधर का उधर, और 400 करोड़ ना इधर का उधर, एकदम ठंडा। और डीआईएस भी उसके माफिक, देखिए एक दिन आरबीआई पॉलिसी के पहले बेचा उन्होंने, फिर आरबीआई पॉलिसी की क्लैरिटी मिली, 2 दिन खरीदा, फिर लास्ट डे को फुस बलून की तरह वापस 200 करोड़ क्या कुछ खरीदार होता है क्या डीआई के लिए? तो ये बिहेवियर जो है, देखिए कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है मुझे, इसलिए प्रेडिक्ट करना नहीं, बिकॉज एक व्यू है। देखिए अभी क्या है, मॉनसून की बात करिए हम, मॉनसून की क्या है, अब पता है कि क्लियरली एज ऑफ नाउ 4.7% क्रॉप सोइंग में डेफिशिएंसी है, ठीक है, क्योंकि मॉनसून की डेफिशिएंसी को छोड़िए, वो इंप्रूव हो रहा है, मगर इट डजंट मैटर। मुंबई शहर में बारिश होके क्या फायदा, अल्टीमेटली मैटर्स ओनली थ्रू खरीफ क्रॉप। तो मैंने डेटा उसमें निकाला कि 4.7% का शॉर्टफॉल है, और वो शॉर्टफॉल है राइस पैडी में और दाल में, और ग्राउंडनट का ठीक है, मगर सोयाबीन में उसमें दिक्कतें आ रही है। तो दाल सब में क्या है, सोयाबीन और दाल में 2 प्रॉब्लम्स है। अब अच्छे कौन से हैं? शुगर केन और जूट। कुछ जूट का तो फूड इन्फ्लेशन नहीं आता है, शुगर केन पॉजिटिव है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि इंपोर्ट करना पड़ेगा पल्सेस को, अगर शॉर्टफॉल है तो फिर रूपी के ऊपर दबाव डालेगी। तो क्या है कि ये मॉनसून का आउटलुक एक तरफ चल रहा है, तो क्लैरिटी फ्रॉम डीआईआई पर्सपेक्टिव भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों कि एक दिन 2000, फिर 4000, फिर एकदम से 200 करोड़। अर्निंग सीजन भी अभी, अगले हफ्ते हम शायद अर्निंग सीजन की भी एक राउंड अप बात करेंगे, मगर अर्निंग सीजन की भी बाय एंड लार्ज हो चुका है, इन द सेंस बिग दिग्गज अभी है कुछ बाकी। बट मेरा पजल ये है कि फ्राइडे को क्यों उन्होंने इतना कम खरीदार किया। तो ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर जो है, ये अगले हफ्ते कैसे पैन आउट होगा, ये मार्केट की आउटलुक के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए आरबीआई पॉलिसी डविश थी तो दिखा, पॉलिसी के दिन और अगले दिन अच्छा खरीदा उन्होंने 5th और 6th को, और वही फ्राइडे को अगेन गिर गया नेट बाइंग। तो समझना थोड़ा नहीं है, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, मगर ऐसे कि फंड मैनेजर को ना कॉल लेना ही है, इसके बाद अगले हफ्ते क्या होने वाला है जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं। ट्रिगर्स क्या है? आरबीआई पॉलिसी ट्रिगर था, फेड पॉलिसी ट्रिगर था, मॉनसून का भी बाय एंड लार्ज अभी सिचुएशन जैसे मैंने बता दिया उसको सब हो गया। अब क्या अगले हफ्ते एक इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, बट आरबीआई का तो पॉलिसी हो गया, तो आरबीआई ये थोड़ी के अगले हफ्ते की इन्फ्लेशन से कुछ जाके कुछ करने वाली है। तो ये मेरे लिए एक चीज है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स अपना मन इंडिया के बारे में क्लियरली बना नहीं पा रहे हैं। अगर वो ऐसी चीज पे है, आप और मैं कौन से अगले मार्केट को प्रेडिक्ट करने वाले हैं भाई? समझ रहे? पैसे वाले वो है, दिग्गज पैसे वाले वो है, उनका एक क्लैरिटी नहीं दिखा तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है एक्चुअली, राइट। और मगर एक तो डॉलर वीकनिंग के साथ एक और पॉजिटिव इशू है। आपने फेड के बारे में पूछा कि क्या फेड हॉकिश, देखिए टोन उनका हॉकिश होल्ड का था, मगर ये फेड गवर्नर के सामने ये नई रिजीम में, जैसे यहाँ पे कैश इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पे वॉर्श इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या है कि वो कहता है कि नो डॉट प्लॉट, वो कहता है कि मैं गाइडेंस नहीं दूंगा, मैं डेटा के बेस में एक्ट करूंगा, और ये भी नहीं कहूंगा कि डेटा ऐसा है तो ऐसा करूंगा, डेटा वैसा है तो वैसा करूंगा, वो भी मैं नहीं कहूंगा, नहीं, मैं डेटा के ऊपर रिएक्ट करूंगा। और तीसरा उन्होंने कहा एज इट इज यील्ड, ये सब तो डेटा को रिएक्ट कर रही है, तो मेरी पॉलिसी की क्या जरूरत है फॉर यील्ड को? तो मार्केट के हिसाब से यील्ड तो बढ़ती जाएगी, वो चाहे होने दो। मेरे हिसाब से मेरा इन्फ्लेशन कंट्रोल मेरा एजेंडा है, उसके बेस में डेटा के बेस में एक्शन लूंगा। तो ऐसा उन्होंने छोड़ दिया, तो सब लोगों ने सोचा कि तेल का दाम बढ़ रहा था उन दिनों, और ये, पर उसके बाद और मिनट्स रिलीज हुई, यही बात सामने भी आई न्यूज से, और 3 लोगों ने तो हॉकी शो लिया था। मगर ये डेटा जो कल आई, ये मुझे होप देता है कि अब रेट हाइक का पॉजिबिलिटी कम होके रेट कट की पॉजिबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि सडनली 23,000 जॉब जुलाई के डेटा में गिर गए।
मार्केट की एक्सपेक्टेंसी 80,000 की बढ़त। तो ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट है मार्केट के आउटलुक। और इन्होंने क्या किया, वो प्रोविजनल नंबर था मई एंड जून का, उसको अभी डाउनवर्ड भी रिवर्स कर दिया। 103,000 जॉब्स। आप रेट कट की संभावना बन रही है। वही मैं कह रहा हूं, तो इसीलिए, और डॉलर भी वीक हो रहा है, 100 के नीचे है। तो ये, तो आपका सवाल था क्या फेड हॉकिश कह रही है, मैं कह रहा हूं कि डाउन होने के चांसेस है, अभी बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी खबर है। सर गोल्ड वाले ना खुश हो रहे होंगे आपकी बात सुन के। और गोल्ड तो रैली किया ना, वही इसीलिए तो किया $300 कि काटो काटो रेट काटो आप, मेरे तो मजे आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये अभी ये वाली बात होगी तो इट वुड बी गुड। तो ये ट्रिगर है। सर वैसे केविन वॉश को लोग कहते हैं, मुझे लगता है केविन वॉश ने ट्रम्प से ही प्रेरणा ली है। ट्रम्प को खुद नहीं पता होता कि कल सुबह मेरे को क्या बोलना है, वो डेटा वेटा नहीं देखता, उसको कल सुबह जो मूड होता है वो बोलता है। तो वॉश ने भी वैसे ही सीख लिया है कि मेरे को क्या जरूरत डेटा देखने की। FII ने भी वही सीख लिया है। सब लोगों ने ट्रम्प से प्रेरणा ली है कि कल क्या बोलना है, इस पे बारे में कुछ नहीं सोचने, कल सुबह जो मूड करे बोल दूंगा। करेक्ट। इसके अलावा भी कुछ ट्रिगर्स है, आरबीआई पॉलिसी भी वो ध्यान देते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो सबने पढ़ा होगा, मैं क्विकली कर देता हूँ कि उन्होंने क्या चीज है इसमें, इन्फ्लेशन को घटाया और जीडीपी को बढ़ाया। तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी कम किया है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ा दिया। तो पॉलिसी मार्केट के लिए अच्छी थी। और सेकेंड है कि दूसरी बात, ये इन्फ्लेशन भी Q3 में 5.9, एक मिनट उसी स्लाइड पे रही है, 5.9 पे पीक है। तो वो डे पिछले बार भी उन्होंने ये Q3 का 5.9 ही किया था। डेंजर क्या है कि अगर मॉनसून की और भी खराब होकर ये 5.96 पार करती है तो क्या उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ये डाउट है Q3 के बारे में। ओके, मगर इसमें और भी एक चीज जो मल्होत्रा जी ने भी एक चेंज किया है कंपेयर टू दास जी, उन्होंने फोकस, और ये वॉश ने भी किया है भैया, ये कि फोकस मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन पे नहीं करूंगा, मैं कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करूंगा। कोर माने फ्यूल और फूड को हटा दो। अब फ्यूल और फूड को हटा दिए तो इंडिया में मॉडरेट है इन्फ्लेशन, क्योंकि फ्यूल और फूड ही बढ़ा रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन को। तो इसीलिए ये डविश पॉलिसी मान रहा हूं मैं कि कोर इन्फ्लेशन स्टडी है, तो इसलिए इवन Q3 में 6 पार कर गया, मगर अगर कोर में बढ़त नहीं हुई, राइट, तो अभी रेट कट का माहौल नहीं बन रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि रेट कट से आपको कोर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि ये फूड और इन्फ्लेशन दोनों सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है। बट रेट पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट सप्लाई साइड, रेट पॉलिसी अफेक्ट्स ओनली डिमांड साइड। तो अभी रेट कट करके वो इन्फ्लेशन को भी बढ़ाने की रिस्क नहीं लेंगे, राइट। तो डविश होल्ड की पॉलिसी ही रहेगी। मेरा मानना है कि अभी तक रेट कट की बात शुरू नहीं करनी चाहिए। और ये जीडीपी आउटलुक को बढ़ाया है, बट एक चीज है उसमें जो है कि ये 6.7 के अराइवल में वो 7 से शुरू होके 6.5 में एंड कर रहे हैं। यानी जो क्वार्टर बीता हुआ है उसका 7 है, मगर आने वाले दिन में हर क्वार्टर पे कम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी है, मॉनसून का इंपैक्ट भी है। तो बट स्लोइंग ग्रोथ रेट हाइक जरूर करने नहीं देगी उन्हें, समझ रहे आप? तो इसीलिए ये पॉलिसी अच्छी थी, बिकॉज स्लोइंग ग्रोथ भी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ रेट, कोर इन्फ्लेशन भी मॉडरेट है इन टर्म्स ऑफ रेट्स, और इन्फ्लेशन को भी घटा दिया। तो ओवरऑल ये पॉलिसी से मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक सिचुएशन पे पॉजिटिव ही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है करेंसी, उसके अगले स्लाइड पे आते हैं। एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवर। तो फर्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडेस्ट है, कंट्रोल में है। सेकंड, क्वार्टर वन ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया था, मगर वो क्रूड, इलेक्ट्रॉनिक और गोल्ड इंपोर्ट्स के कारण। तो मान लीजिए कि क्रूड हमारे कंट्रोल में नहीं है, गोल्ड भी वैल्यू के कारण बढ़ी है, नॉट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि मोदी जी की स्पीच के बाद ही देखा तो वॉल्यूम्स कम हुए हैं, मगर गोल्ड की प्राइस की बढ़त के कारण गोल्ड का एक्चुअल डॉलर वैल्यू बढ़ गया है इंपोर्टिंग में। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़त है ना, दैट मीन्स गुड डिमांड ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी है वो, तो दैट्स ओके। फिर ग्रॉस एफडीआई उन्होंने पॉजिटिव बताया, 30 बिलियन फ्रॉम 26, और नेट भी बोला कि हायर ट्रेंड पे है।
और एफपीआई का भी, डेट के एफपीआई में जून मंथ में 45,000 करोड़ आया था, 41,000 करोड़ वो अनाउंस किया था, वो पॉलिसी ना, वो टैक्स कट्स, उस महीने 41,000 आया था, मगर जुलाई में इट स्लो डाउन टू ओनली 7,000 करोड़। और इसके कारण दो थे, एक डिफरेंशियल बिटवीन इंडियन जीसेक एंड यूएस जीसेक वो नैरो हो गया था, तो उनके लिए फायदा इंडिया में डाल के हुए नहीं था डेट के लिए, ओपन अनहेज पोजीशन के लिए, और हेज पोजीशन के लिए वो लॉस में था। ठीक है, तो एंड थर्ड इज ब्लूमबर्ग इंडेक्स में पीपल ने सोचा कि ये टैक्स कट के टैक्स रिलीफ के कारण ब्लूमबर्ग तुरंत उसको इंडेक्स में शामिल करा देगा, इंडियन बॉन्ड्स को नहीं किया उसने, तो वो डिसअपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और ये हुआ जुलाई में। मगर फिर भी वो 40,000 करोड़ आने के कारण एक्चुअली एफपीआई फ्लोज 7.1 बिलियन पॉजिटिव, जैसे हमने दिखाया ना, इक्विटी में भी उनकी सेलिंग गिर गई है और थोड़ा बहुत डेट में बाइंग के कारण पोर्टफोलियो इनफ्लोस भी इक्विटी प्लस डेट पॉजिटिव निकले, और वो एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दो डेटा मैंने यहां नहीं दिया, वो भी बता देता हूं। एक है कि एफसीएनआरबी में $36 बिलियन आया है, और उसके अलावा ईसीबी जो और भी है उसमें 4 बिलियन आया है, तो टोटल $40 बिलियन का डॉलर इनफ्लो हो गया, मगर वो रुपी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको रुपी का स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ है, डॉलर में ही पड़ा है। जैसे जैसे वो रुपी में, देखो बैंक ने एफसीएनआरबी डिपॉजिट ले लिया, जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक लेंडिंग में, वो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करें, तभी आपको उसका इफेक्ट दिखेगा करेंसी के ऊपर। जिस दिन तक वो डॉलर में ही रहता है तो उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा करेंसी के ऊपर, राइट। तो सेकंड चीज है कि अपना जो और एक सर बात, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमारे सिस्टम में काफी लिक्विडिटी है, लगभग 43 लाख करोड़, और ये जो डॉलर 40,00,000 करोड़ आया है, 4 बिलियन डॉलर, $40 बिलियन का, इसको भी आप रुपए में कन्वर्ट करके इधर लेंडिंग करेंगे। पर जरूरत है ना, अभी फेस्टिवल सीजन में लिक्विडिटी पंप करने की जरूरत है ना। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन M3 में चाहे इंडिया की हो चाहे यूएस की हो, रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। हाँ, मगर आरबीआई का पॉलिसी भी है ना, लिक्विडिटी को कंफर्टेबल रखेंगे। तो ओके, ये डॉलर रुपी का देखिए, और 40 बिलियन एक्सपेक्टेड है अभी। हाँ अभी तो सितंबर तक आना है, अभी तो और टाइम है। पीपल कह रहे हैं कि अभी 70-80 बिलियन डॉलर आ सकता है, तो रुपी का भी स्टेबल, तो मार्केट के लिए वो भी एक अच्छी ट्रिगर है कि रुपी में ज्यादा शॉर्ट टर्म में वीकनिंग नहीं होगी। ओके, तो एक मार्केट की ट्रिगर के हिसाब से आरबीआई पॉलिसी से मैंने सोचा कि वो भी बात कर लें। बट सेकंड चीज जो है कि हमारे मार्केट के लिए डेंजर क्या है, एक तरफ डॉलर इंडेक्स कम हो रही है, दूसरी तरफ फेड की रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ लेबर। बट यूएस मार्केट अभी देखिए कि नास्डाक का 5% बढ़त है लास्ट वीक, और इतना डर था कि अरे टेक में एआई में सेल ऑफ है पर ये वो, बट एक्चुअल नंबर जो आए ये टेक वाली कंपनी की, वो ताबड़तोड़ थे भैया, ताबड़तोड़। और बात ये है कि मैंने देखा कि S&P 500 का, मैं चेयर से गिर गया, 26 नॉट FI कैलेंडर ईयर 26 का अर्निंग्स ग्रोथ 27% है सर। 84% कंपनीज ने S&P 500 की एस्टिमेट को बीट किया है, जो कि कई डेकेड्स में ऐसा हुआ है। यस, सारी कंपनियों ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट दिए। तो पैसा यूएस से बाहर क्यों आएगा भैया? यस, तो ये एक इंडियन मार्केट के लिए रिस्क है, जितना यूएस में ही पैसा बन रहा है। अरे बिना करेंसी रिस्क के मेरे को एक हफ्ते में नास्डैक में 5% बना, तो इंडियन मार्केट को 8% बढ़ना चाहिए करेंसी डिप्रिशिएशन के हिसाब से टू इक्वल इट। हम कहाँ पे 8% की रिटर्न की बात कर रहे हैं अभी? निफ्टी का क्या था पिछले हफ्ते? 71% के नीचे था। 0.7%। इस हमारे मार्केट के लिए ये नेगेटिव ट्रिगर है कि यूएस की अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत है, तो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट यूएस में ही बहुत अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट सर कोरिया, चलिए आगे वाला देखते हैं, फिर उसमें एक बात आपको बताता हूँ, ये एशियन मार्केट वाला, ये एशियन मार्केट, क्योंकि एक होता है कि एशिया में पूल आती है फिर उधर उधर जाती है, कोरिया में करेक्शन आएगा, ताइवान में करेक्शन आएगा तो इंडिया का पैसा आएगा। अरे भैया देखिए,
ताइवान में 2.5% मार्केट बढ़ा है, जापान में 2% मार्केट बढ़ा है, सिंगापुर में 1.5% मार्केट बढ़ा है, इंडोनेशिया में 2.8% मार्केट बढ़ा है, चाइनीज होम मार्केट में 2.8 बढ़ा है। खाली हांगकांग के इंडेक्स में थोड़ी नेगेटिव थी। कोरिया की प्रॉब्लम अलग है। कोरिया की प्रॉब्लम है एक्सेसिव लिवरेज। आम लोगों ने जाके बोरो करके मार्केट में डाला, थोड़ा करेक्शन आया तो मार्जिन कॉल आया, तो बैंकर्स ने जाके उस स्टॉक को बेचा। तो ये एक इम्प्लोडिंग मार्केट है। जब राइज होती है तो एक्सप्लोडिंग मार्केट होती है, रिवर्स होती है तो इम्प्लोडिंग, नहीं इंटरनली एक्सप्लोड होती है। जैसे बड़े बिल्डिंग को कैसे गिराते हैं, अंदर से बॉम्ब लगाते हैं डायनामाइट को, ताकि बिल्डिंग कोलैप्स अंदर हो जाए। तो कोरियन मार्केट की हालत वही इम्प्लोडिंग मार्केट है, तो उसको हटा दीजिए। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अभी जो एंटी एआई जो मूव हो रहा था वो भी फिसल गया। तो ये भी एक नॉट पॉजिटिव ट्रिगर हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि एक होप बिल्ड हो रही थी कि अगर एआई रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस में करेक्शन ज्यादा होगा तो एक सेफ्टी के तौर पर एआई हेज वाली देश हमारी देश मार्केट में आ जाएंगे। मगर वहां पे अभी वापस रिकवरी हो रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव ट्रिगर है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी उधर है तो नेचुरली उन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखकर एफआई का पैसा ज्यादा एलोकेशन उधर ही जा रहा है। सर मैं कोरिया के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कोरिया इम्प्लोड हो रहा है। कोरियन मार्केट जब ऊपर था, जब 9,000 तक भी इसका इंडेक्स चला गया था, वहां से 30% करेक्ट होके आया, तब भी वो उसकी मल्टीपल्स इंडिया से सस्ते थे। करेक्ट। अब तो वो इतना सस्ता हो गया कि एकदम ल्यूक्रेटिव है एफआईआईज के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एसके हाइनिक्स और सैमसंग के रिजल्ट देखिए, यूएस से बेटर है, उससे भी ताबड़तोड़ है, और फॉरवर्ड पी 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है सैमसंग। तो मैं क्यों खरीदूंगा टीसीएस 20 वाला? ये तो कोरिया और अट्रैक्टिव मार्केट हो गया है एफआईआई के लिए। नहीं, और अब कोरिया की बात करें, वे यूएस में 27% अर्निंग्स ग्रोथ के साथ पीई 21 पे है। एग्जैक्टली। और हमारा 12% ग्रोथ के ऊपर पीई 20 पे है। यस। तो फॉरेनर क्यों ऐसे आसानी से आ जाएगा इधर? हम ही कहीं अगर बैठे हुए हैं कि हमारे लिए जो आ रहा है पैसा, जो इमर्जिंग मार्केट के अंदर आ रहा है, वो पैसिव फंड में 10% हमको देना ही पड़ता है, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट तो हमारा 10% का शेयर है, उतना पैसा आ रहा है हमें धीरे धीरे। वेरी ट्रू। दैट इज द ओनली थिंग। तो इसीलिए देखिए, ना डीआईआई का ना एफआईआई का हम कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगले हफ्ते मार्केट के लिए। एक चीज जो है, जो आपकी पहले ही स्लाइड में था, कि पिछले हफ्ते माइक्रो कैप इंडेक्स 3.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स यानी नीडी जो है, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को और रख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट के लिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो नीडी लोग सपोर्ट करेंगे। सर मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ कि कोरिया की टॉप ना हो जाए। कोरिया की तरह डर रहे क्या? मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मार्केट हमारा 24,600 पे है, यानी हाईज पे खड़ा हुआ है, और क्रूड हमारा 80-82, वो भी 100 से नीचे आ गया, वो भी पॉजिटिव मोड पे खड़ा है। आप सोचिए, पॉजिटिव मोड पे मार्केट पूरा खड़ा है, और ना इंडेक्स चल रहे हैं, ना एफआई इंटरेस्टेड है, ना डीआई इंटरेस्टेड है, केवल नीडी इंटरेस्टेड है। कोई इवेंचुअलिटी हुई तो बेचारा वही फंसेगा, वो रिस्क जोन में है। नहीं, वो तो जरूर बात का ये करेक्ट है, मगर अब वो नेगेटिव खबर होने के बाद ही वो सेल ऑफ ट्रिगर होगा ना। ऐसी कुछ नेगेटिव खबर अभी क्या आ सकती है ये सोच लेना, क्योंकि अर्निंग सीजन बाय एंड लार्ज हुआ है मेरे ख्याल में ठीक ठाक, बहुत खराब नहीं है। ओके, और मॉनसून की खबर भी जो थी, एल नीनो का जितना डर था उतना नहीं हुआ। ओके, अब क्या आरबीआई की पॉलिसी भी आके बाय एंड लार्ज एक अच्छी स्टोरी बता के चली गई। तो अभी सामने एक गणेश चतुर्थी आ रहा है, एक फेस्टिवल डिमांड का माहौल बढ़ेगा, फिर लोग कहेंगे अरे दिवाल का फेस्टिवल सीजन का सेल्स तो, और ऑटो की नंबर्स ने सरप्राइज किया, जुलाई और जून और जुलाई अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं सही बात कि कोई नेगेटिव ट्रिगर आ जाए तो एक रिवर्स कोरिया का 10% ऑफ कोरिया हो सकता है इधर, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना लिवरेजिंग उतना नहीं है जितना कोरिया में था। ओके, रिस्क है, मगर मेरे ख्याल में नेगेटिव चीज
एक ही हो सकती है कि तेल वापस 100 पार कर दे, 100 पॉइंट। वो एक सर नेगेटिव वो होगा तो हो सकता है। अब बिगेस्ट नेगेटिव इज निफ्टी 26,300, वो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा जिस दिन मार्केट न्यू हाई लगाएगा। और जो माहौल बना हुआ है कि सबको लग रहा है कि अब सारे नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। देखिए पिछला 1000 पॉइंट उसने बहुत जल्दी कवर कर लिया है, अब वो 24,600 के आसपास है। 25,000 जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको। 4 बढ़िया सी पिंक पेपर में खबरें छप गई कि फेस्टिवल डिमांड ये है वो है और रेट घट गया फलाना ढिमकाना, तो आप 25,000 में मार्केट देखेंगे अगले 10-15 दिन के अंदर। 400 पॉइंट ही तो चलना है सर। तो वो रिस्क मुझे उस तरह से दिख रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक क्यों नहीं चल रहे हैं, सारी वैल्यू आपको माइक्रो कैप में दिख रही है। दैट इज द रिस्क। नहीं, और एक रिस्क फैक्टर है जो अगले स्लाइड में है। यस ये ताजी खबर है, आज की ताजी खबर कि सेनेट ने पास किया, ट्रंप की बात नहीं है। यस सेनेट ने पास किया है एक बिल टू सैंक्शन रशिया एंड की ऑयल बायर्स इन इंडिया चाइना, और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को 100% टैरिफ लगाने की अनुमति दी है, और इसके साथ उन्होंने ईरान का सैंक्शंस को भी 2031 तक एक्सटेंड कर दिया। और ये क्यूसी डेमोक्रेट ने क्रिटिसाइज किया है, मगर अगले स्लाइड में मैं दिखाऊं आपको कि इतना समर्थन इसको मिला है, 86:11। तो ये नहीं कह सकते कि अरे ये ट्रम्प की विम है तो कल सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न करेगी। ये तो यूएस सेनेट अल्टीमेट अथॉरिटी है। आई डोंट थिंक द सुप्रीम कोर्ट कैन ओवरटर्न द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सो ये बात है जो, और टॉप 5 इंपोर्टर्स रशिया से कौन है? चाइना, इंडिया, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया। और इसीलिए ये कह सकता हूँ एक रिस्क है कि अगर ट्रम्प की तरफ से उनके ट्रेड वाले जो सेक्रेटरी है वैसा कुछ कह जाए, वी आर कंसिडरिंग टू इम्पोज दिस, ये तो उनको एबिलिटी है, वो एक्चुअल एक्शन में करेंगे कि नहीं पता नहीं। अब वो डायलॉग उनकी तरफ से आने बाकी है, और ट्रम्प को तो ऑलरेडी थप्पड़ लगा है ऑन इज ओवरऑल टैरिफ्स। तो किसी हालत पे ढूंढ रहा है कि कैसे मैं टैरिफ सेक्शन 324, सेक्शन 124, 301, ये सब ढूंढ के निकाल रहा है वो। तो ये उसको हलवा की तरह हाथ में दे दिया, तो वो ट्रेड डील के पहले इसको लगाएगा, फिर ट्रेड डील का फिर नेगोशिएशन हमारे ऊपर। एक तो वो फार्मा का जेनेरिक का उसने एक लगा दिया है, दूसरा ये भी लगाएगा, तो हमारी नेगोशिएशन पोजीशन वीक हो जाएगी ना। हम कहेंगे पहले भैया इसको हटाओ, उसके तरीके से वो अपना घुसा देगा रिक्वायरमेंट। इवन उसके 301 को भी कोर्ट में चैलेंज किया है, 12 स्टेट ने चैलेंज कर दिया 301 को, जो वो चाइल्ड वाले पे लगा रहा था। तो और गुस्से में होगा वो कि ये सब मेरा गिरा रहा है ना, तो मैं अलग से लगाऊंगा। तो ये है डेंजर। तो अब कोई नेगेटिव ट्रिगर तो ये सामने है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। तो बहुत सी अनसर्टेनिटी है मार्केट के लिए, बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट को वीक अहेड, और ऐसे दिखने से बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो एक क्लैरिटी से कहना, बट अभी भी मेरा है कि ब्रॉडर मार्केट विल स्टिल आउट परफॉर्म लार्ज कैप मार्केट लग रहा है मुझे, तो वही लग रहा है। मगर अदरवाइज ये लार्ज कैप वाले DII FII का बिहेवियर एक्सप्लेन करना, फिर उधर यूएस में क्या होगा, ये सब आई थिंक बहुत सारे पार्ट्स है। और सी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज FIIs को लाने के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो जो अर्निंग्स उधर आ रहे हैं, जैसे हमने बताया अर्निंग्स सैमसंग का, वो एनवीडिया का, सबके अर्निंग्स भयंकर आ रहे, तो क्यों किसी और देख करेंगे। तो डेंजर क्या है हमारे लिए कि रिस्क कैपिटल हमारे मार्केट को नहीं आ रहा है। हमारे मार्केट के लिए आएगा खाली सेफ्टी कैपिटल इमर्जिंग मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारी बीटा कम होती जा रही है। तो इसलिए मेरे लिए वो जो एक यूएस में इमर्जिंग मार्केट का जो कहते हैं ना कि डॉलर इंडेक्स का वीकनिंग और एक रेट हाइक का प्रोबेबिलिटी कम होना, रेट कट की बात छोड़ते हैं, वही एक इमर्जिंग मार्केट लिए पॉजिटिव हो, तो हमारे लिए वो टोटल फ्लो में 10% मिल जाए, वही हमारे मार्केट को उठा सकती है। राइट। और वो भी हाँ, बिकॉज वो जो 10% इंडेक्स में शेयर है उतना आएगा ना। तो वही है कि आज उम्मीदें हमारे कंट्रोल अनकंट्रोलेबल्स पे है
कि यूएस की लेबर डेटा कैसी आती है, डॉलर इंडेक्स का क्या होता है, उसके ऊपर हम हमारी मार्केट के फ्यूचर पे डिपेंड कर रहे हैं। बिकॉज डोमेस्टिक में जितना पैसा लगा लिया है, सपोर्ट करते आ रहे हैं मार्केट को। तो दैट इज द सिचुएशन। और टेक्निकल चार्ट्स में पता नहीं सर्वेंद्र क्या कह रहे हैं। सर्वेंद्र जी कैश की वजह से कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा। उनका चार्ट ही स्टार्ट हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा क्लोजिंग कहाँ से ली जाए, तो कह रहा मैं एक हफ्ते और देखूंगा न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है। बट उनका ब्रॉडर व्यू है कि नेक्स्ट वीक 50-50 रखना चाहिए, क्योंकि तो चार्ट समझ में नहीं आ रहा, ये नया सिस्टम बना दिया इन्होंने पूरा 40 साल का पूरा चार्ट, क्योंकि क्लोजिंग से ही आप अगले दिन का व्यू बनाते तो क्लोजिंग ही चेंज हो गई, करेक्ट। तो वो एक बेस ही बदल गया, तो नियम ही बदल गया। वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक चीज मुझे और समझाइए, ये मेरे दिमाग में कैसे अभी आ रहा था ये कि देखिए 100% की टैरिफ का एनेबलिंग प्रोविजन ले लिया यूएस ने रशियन ऑयल पे। इधर ईरान भी ना गेम करता रहता बीच बीच में। जब ये ट्रम्प ने कहा था मेरी डील होने वाली, अचानक से उसने बोला कि कल सुबह डील हो जाएगी, तो ट्रम्प ईरान ने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलना है, लायर है, ये है वो है। और 2 दिन बाद ईरान ने कहा हाँ मेरी बातचीत हो रही ओमान के थ्रू। कुल मिला के ये मुझे समझ में आता है कि क्रूड प्राइसेस को जैकअप रखना है, क्योंकि उसमें अभी ईरान का भी फायदा है, यूएस का भी फायदा है। लूजर केवल इंडिया और चाइना बन रहे हैं जो इंपोर्टर हैं। तो रूस या इवन यूएस ये चाहता है कि हायर प्राइस पे ऑयल आप मुझसे खरीदें, आप वेनेजुएला से खरीदें, मुझसे खरीदें। ईरान वाले में अगर हायर प्राइस पे आप खरीदोगे तो मेरा भी हायर प्राइसेस पे है, मेरे यहाँ से नहीं खरीदोगे तो मैं रशिया में ड्यूटी लगा दूंगा। तो एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है बार बार कि हर तरीके से टैरिफ में फंसाओ, ये करो वो करो। नहीं देखिए, पॉजिटिव न्यूज बनी नहीं पा रही कोई। अग्रीड। खाली ये है कि ये तो इलेक्शन की बात है ना, ट्रम्प कितना इन्वेस्टेड है उस मिड टर्म को जीतने में। पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है, रिपब्लिकन पार्टी, मगर ट्रम्प को तो दूसरा टर्म नहीं चाहिए, नहीं हो सकता है। हाँ। तो उस हिसाब से वो, क्योंकि मेरा वही था कि रिपब्लिकन प्रेशर डालेंगे, वॉर को खत्म करके तेल के दाम को नीचे गिरा के अमेरिकन गैसोलीन प्राइस को नीचे कम कराएंगे, तो ही उसकी पॉपुलैरिटी वापस बढ़ सकती है। ये एक थियरी मेरे था। बट अब तो ये वॉर को एक्सटेंड कर दिया, ऐसे इलेक्शन नजदीक हो रही है, तो मुझे उसकी गेम प्लान। अब देखिए ऑयल प्राइस जो आप कह रहे हैं ना, उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि अमेरिकन एनर्जी लॉबी उसको फाइनेंस कर रही है ट्रम्प को, बिकॉज हायर ऑयल प्राइसेस में वो उनका सुपर प्रॉफिट बन रहा है। अभी शेवरॉन का ही रिजल्ट देखा होगा आपने, भयंकर प्रॉफिट बनाया शेवरॉन ने, भयंकर। बिकॉज सी यूएस में जो S&P 500 की रिजल्ट की बात की है, एनर्जी टॉप परफॉर्मर है, फिर टेक हार्डवेयर ये सब, राइट। बिकॉज ऑयल प्राइसेस तो उनके लिए पैसे तो जम के बन रहा है ना। तो मेरे ख्याल में वो फंडिंग ये सब ट्रम्प की ओर जा रहा है, तो उसका सोच है कि एक तरफ तो पैसा मेरा बन रहा है भैया इधर, तो पॉपुलैरिटी गई तो चलते हैं। सर इसमें कई लोगों से मैं यूएस में बात कर रहा हूँ, मैंने पूछा उनसे, लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत साल, 20 साल से, तो उनका ये कहना था कि ट्रम्प को इलेक्शन नहीं हार रहा वो, आप लोगों को वहां से बैठ के लगता है कि वो हार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मागा का जबरदस्त सपोर्ट है उसको, और वो लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि जो भी ट्रम्प कर रहा है वो कंट्री के लिए कर रहा है। तो उसके इलेक्शन हारने की जो प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं कि वो ऐसे ही रहा तो हार जाएगा, नहीं हारेगा। अच्छा, तो ये वाला थ्योरी भी मुझे बहुत प्ले आउट होते हुए लग नहीं रही, वरना ट्रम्प तो बहुत ही मतलब अपने लिए बहुत कंसर्न वाला आदमी है, नहीं कर रहा है वो। वहाँ रिपब्लिकन वाले जो ग्राउंड पे जो अपने यहाँ जैसे है ना, वैसे वहां पे भी हैं। ट्रम्प के भक्तों की कमी नहीं है वहां पे, इसलिए वो ट्रम्प चुनाव हार जाएगा ये इसको डर ही नहीं है, वो डर ही नहीं है, वो इसलिए वो ये सब बहुत खतरनाक तरीके से कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल। तो एनीवे, मे वी लिव इन अनसर्टेन टाइम्स, यही कन्फ्यूशियस ने यही कहा था। हाँ। मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। बस। तो कुल मिला के मार्केट हमारा जो है अभी अगले हफ्ते भी कंफ्यूज रहेगा सर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। इधर FII DI को क्लियर कट स्टांस दिखाना है। मैंने वही सोचा था कि RBI पॉलिसी के बाद DI अपना बाइंग स्टेप अप करेगी, 2 दिन किया, तीसरे दिन फुस, फिर मैं कंफ्यूज हो गया।
अरे ये क्या है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं अगले हफ्ते। मार्केट कंफ्यूजन जोन में है, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, तब ज्यादा चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे, देखें क्या क्या डेटा चेंज होता है। और अगले हफ्ते तो सर हमारा एमफी का डेटा भी आएगा, एमफी का भी आएगा और अर्निंग्स का भी शायद एक क्लैरिटी। इन्फ्लेशन भी होगा, अर्निंग हाँ खत्म होगा और एमफी हाँ का डेटा होगा। 3 चीजें नेक्स्ट वीक ठीक है, बड़ी बड़ी होने वाली है। तो लेट्स ठीक सी, है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यस, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।